चैनल पर प्रीवियस लेक्चर में हम लोग अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर से। हमने 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर लिया है। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि 4th कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोग लेंगे अपनी 4th कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज ऑस्मोसिस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका ऑस्मोसिस क्या होगा। तो देखिए, ऑस्मोसिस को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंटेनर लेते हैं। इस कंटेनर में हमारे पास में क्या फिल किया गया है, सॉल्वेंट। क्या है, सॉल्वेंट, जिसके अंदर हमने एक थिसल कीप ली है। क्या लिया हमने, एक थिसल कीप, जो आपका जिसकी लेयर जो बनी है वो बनी है आपकी एसपीएम यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। ठीक है, ये थिसल कीप जो हमने यहाँ पे ली है, देख लो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, थिसल कीप हमने ली है। ठीक है, इसमें हमने एक कलर्ड सॉल्यूशन फिल किया है, किसका, शुगर का। इसमें हमने क्या फिल किया है, शुगर सॉल्यूशन। जबकि हमने जो कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या लिया हमने, इस कंटेनर में हमने लिया है सॉल्वेंट को। ठीक है, तो हमने कंटेनर यूज किया, इस कंटेनर में हमने सॉल्वेंट को फिल किया, जिसमें हमने एक हैंग की है, इसको हमने हैंग कर दिया किस पे, थिसल कीप को। थिसल कीप जो किससे बनी हुई है, आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। सबसे पहले यहाँ पे समझे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, इसको समझिए। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो आपकी बनी होती है, इट इज फॉर्म्ड बाय फिनॉल और पोटेशियम फेरोसाइनाइड, या तो ये फिनॉल या फिर पोटेशियम फेरोसाइनाइड से फॉर्म्ड होती है। इस मेम्ब्रेन का यहाँ पे फंक्शन क्या होता है वो भी समझ लीजिए। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है वो आपकी एक सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, जो अलाउ करती है पैसेज ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स बट नॉट सॉल्यूट। बात आपको समझ में आ गई होगी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यहाँ पे फंक्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा कि ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को सेलेक्टिवली अलाउ करती है, बट सॉल्यूट के पार्टिकल इसमें से पास आउट नहीं हो सकते। रीज़न पता आपको कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं वो आपके साइज में ग्रेटर होते हैं एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट पार्टिकल्स के लिए, इसलिए इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वो आपके पास आउट नहीं हो सकते, बट सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इस मेम्ब्रेन से इजीली पास आउट हो जाते हैं। दैट्स वाई हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन भी कहेंगे। चलिए, अब होगा क्या, मान लीजिए ये आपके पास में थिसल कीप है, जिसकी हाइट जो है यानी सॉल्यूशन जो है वो आपका यहाँ तक फिल किया गया है। ठीक है, अब क्या होगा, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इसके अंदर एंटर होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही आप इस थिसल कीप को इसके अंदर हैंग करते हैं कंटेनर में, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का वर्क क्या था कि ये सेलेक्टिवली सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को एंटर करने देता है, जबकि सॉल्यूट के पार्टिकल इसमें से एंटर नहीं होते। दैट्स वाई यहाँ से सॉल्वेंट के पार्टिकल इसमें एंटर कर जाएंगे और इस सॉल्यूशन की जो हाइट है वो यहाँ से बढ़कर के मान लीजिए यहाँ तक इंक्रीज हो जाती है आपकी। समझ रहे हो मेरी बात को, यानी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आपके मूव कर गए कहाँ से, कंटेनर से थिसल कीप में, जिससे थिसल कीप में जो सॉल्यूशन पहले फिल किया गया था उसकी हाइट क्या हो जाती है, इतनी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इट मीन्स मूवमेंट क्या हुआ, देखिए, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड। यानी एक तरह से हम क्या कहेंगे, एक तरह से हम कहेंगे सॉल्वेंट जो है वो आपके लो कंसंट्रेशन पर है,
जबकि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी यहाँ पे हाई। तो यू कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, नोन एज ऑस्मोसिस। इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बच्चों, ऑस्मोसिस कहेंगे, ठीक है। जब भी कोई सब्सटेंस, कोई भी पार्टिकल अगर आपका लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो वो प्रोसेस आपका कहलाता है ऑस्मोसिस। जबकि इसके अगेंस्ट, सुनिए एक और डेफिनेशन में आपको यहाँ पे क्लियर करवा देता हूँ, वो क्या है, इसका जस्ट अपोजिट, अगर कोई भी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है कहाँ से, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस होता है आपका डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। ऑस्मोसिस क्या होगा, जब आपका लोअर कंसंट्रेशन से कोई भी मूवमेंट होता है आपका पार्टिकल्स का, सब्सटेंस का, फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। बट अगर वहीं पे मूवमेंट अगर आपका होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो वो प्रोसेस आपका कहलाता है डिफ्यूजन प्रोसेस। तो बच्चों क्लियर है आपको यहाँ पे ऑस्मोसिस की डेफिनेशन। ऑस्मोसिस क्या होगा, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, यानी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मूव करना टुवर्ड्स सॉल्यूशन साइड, यही प्रोसेस क्या कहलाएगा, आपका ऑस्मोसिस कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक तो आपको ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, सेकंड आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का पता होना चाहिए। ये एक सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है जो आपका फिनोल या पोटेशियम फेरोसाइनेट से बना होता है, और इसका फंक्शन क्या होता है, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है, इसका मतलब इसका फंक्शन भी सेलेक्टिव होगा। ये सॉल्वेंट के पार्टिकल को सेलेक्टिवली अलाउ करता है अपने से पास होने पर, यानी सॉल्वेंट के पार्टिकल इस मेम्ब्रेन के थ्रू इजीली पास आउट हो जाते हैं, बट सॉल्यूट के पार्टिकल इस मेम्ब्रेन से पास आउट इजीली नहीं हो पाते, ठीक है। तो ये फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम फर्दर अपनी फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि ऑस्मोटिक प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। चलिए हो गया। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्कस करेंगे अब हम कि व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए देखिए, ऑस्मोटिक प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए आप क्या देखेंगे यहां पर कि हमने एक लिया है रेक्टेंगल कंटेनर। देखिए फटाफट से, हमने एक रेक्टेंगल कंटेनर लिया यहाँ पे, जिसमें 2 पार्ट्स हमने कर दिए हैं। उन दोनों पार्ट्स को हमने ज्वाइन किया किसके साथ, उसको हमने ज्वाइन किया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, SPM। इसका फंक्शन मैंने आपको बता दिया है कि सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अलाउ करती है बट सॉल्यूट के पार्टिकल्स को नहीं करती। एक पार्ट में हमने क्या फिल कर लिया है बच्चों, सॉल्वेंट। क्या फिल किया है बच्चों, सॉल्वेंट, जबकि दूसरे पार्ट में हमने क्या फिल कर लिया है, सॉल्यूशन। समझ गए होंगे सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों के पार्टिकल्स यहाँ पे मिक्स किए गए हैं आपके लिए। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, पिस्टन P1, जबकि यहाँ पे एक पिस्टन लगाया कौन सा, P2 पिस्टन यहाँ पे अप्लाई किया अपन ने, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब हमने क्या कहा कि अगर इस कंटेनर में सॉल्वेंट के पार्टिकल इजीली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास आउट हो सकते हैं, तो अगर ये पार्टिकल्स इस तरफ मूव करते हैं सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड, तो उस प्रोसेस को बच्चों हम क्या बोलते हैं, अभी अभी आपको बताया था, ऑस्मोसिस। यानी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम दिस साइड टुवर्ड्स दिस सॉल्यूशन साइड इज नोन एज ऑस्मोसिस प्रोसेस। अब हमें क्या देखना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। तो देखिए सिंपल सा है, अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि P2 के साइड यानी पिस्टन 2 से हम यहां से प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक मिनिमम प्रेशर अप्लाई किया है जो क्या है आपका पाई, ठीक है। उतना मिनिमम प्रेशर मैं आपको बता दूंगा कितना होगा ये आपका, लेकिन हमने क्या से प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट किया है। अगर मैं इस साइड से प्रेशर लगाना स्टार्ट करता हूँ, देखिएगा इस साइड से अगर मैं प्रेशर लगाना स्टार्ट करता हूँ, तो ये वाले पार्टिकल जो आपके मूव कर रहे थे टुवर्ड्स सॉल्यूशन साइड, ये मूवमेंट आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा।
और एक वो मिनिमम प्रेशर आपका आएगा जब ये पार्टिकल्स इस तरफ मूव करना बंद कर दें। समझ रहे हो मेरी बात को? समझिए, अभी तक क्या हो रहा है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आपके मूव कर रहे हैं सॉल्यूशन साइड में, कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। प्रोसेस कैसा है आपका? ऑस्मोसिस है, क्योंकि ये लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव कर रहा है। बट अगर मैं यह कहूं आपसे कि आपको ये पार्टिकल्स का मूवमेंट जो हो यहाँ पे प्रिवेंट करना है, क्लोज करना है, तो क्या करेंगे आप इस साइड से प्रेशर लगाना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही मैं इस साइड से प्रेशर लगाना स्टार्ट करता हूं तो ये पार्टिकल्स इसमें मूव करना धीरे धीरे क्लोज कर देंगे। एक वो मिनिमम प्रेशर आएगा कुछ टाइम बाद में जो अप्लाई करने पे इनका मूवमेंट इस तरफ क्या हो जाएगा? क्लोज, यानी कि आपका एक तरह से ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। तो देखिएगा, द मिनिमम प्रेशर विच इज अप्लाइड टूवर्ड्स सॉल्यूशन साइड, सही कहा ना मैंने? वो मिनिमम प्रेशर जो हमने किस तरफ अप्लाई किया? सॉल्यूशन साइड अप्लाई किया। बाय विच, उससे हुआ क्या? बाय विच ऑस्मोसिस प्रोसेस इज स्टॉप्ड। अब इसको आप दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बाय विच मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टूवर्ड्स सॉल्यूशन इज प्रिवेंट। प्रिवेंट लिख दीजिए या स्टॉप लिख दीजिए, ठीक है। यानी वो मिनिमम प्रेशर जो हमने सॉल्यूशन की साइड अप्लाई किया उससे हुआ क्या? उससे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मूवमेंट जो है वो क्या हो गया? क्लोज हो गया टुवर्ड्स सॉल्यूशन साइड। तो इसी प्रोसेस को या इस मिनिमम प्रेशर को हम क्या कहेंगे बच्चों? इसे हम कहेंगे ऑस्मोसिस प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम किससे डिनोट करेंगे बच्चों? पाई से। किससे? पाई से। तो समझ में आ गया होगा आपको कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर आपका वो मिनिमम प्रेशर होगा टुवर्ड्स सॉल्यूशन साइड जिससे आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाए, स्टॉप हो जाए। मीन आपका सॉल्वेंट के पार्टिकल का जो मूवमेंट हो रहा था टुवर्ड्स सॉल्यूशन साइड वो आपका प्रिवेंट हो जाए। उस मिनिमम प्रेशर जो हमने अप्लाई किया है उस मिनिमम प्रेशर को हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? पाई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए आगे, अब हम क्या करेंगे इसके कुछ रूल्स होते हैं वो देख लीजिए। रूल्स फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होंगे वो रूल्स? नंबर 1, वॉन्ट ऑफ बॉयल्स लॉ। ये लॉ आपसे ये कहता है कि जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के एट अ गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या कहना चाह रहे हैं अपन? इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आप जितनी इंक्रीज करोगे, यानी इसमें जितना आप सोल्यूट के पार्टिकल इंक्रीज करोगे तो इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। ऑब्वियस सी बात है, जितनी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी उतना ही आपको प्रेशर इस पर क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा इन पार्टिकल्स को इधर से मूव करने के लिए। समझिए आप एक तरह से बहुत सिंपल से लैंग्वेज में कि अगर हमने इसके कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, कंसंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में हमने इंक्रीज कर दिए, तो क्या होगा? इस सॉल्यूशन की तरफ हमें ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा उनको मूवमेंट को रोकने के लिए, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो प्रेशर मोर अप्लाई होगा। तो सिंपल सी बात हो गई। वॉन्ट ऑफ बॉयल्स लॉ ने ये कहा था कि जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के एट गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर। इसे हम कह देंगे इक्वेशन 1। अब देखिए, वी नो दैट कंसंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। इफ नंबर ऑफ मोल्स आपका कितना मान लिया हमने? 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? C इज इक्वल टू 1 अपॉन V, ठीक है। अब कंसंट्रेशन जो है उसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सीधी सीधी बात ही हमारे पास आ जाएगी कि जितना वॉल्यूम आप यहाँ पे बढ़ाएंगे उतना ही आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब डाइल्यूशन करने से है,
यानी कंसंट्रेशन वहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी, लो हो जाएगी। ठीक है, और हम पढ़ चुके हैं कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कंसंट्रेशन लो हुई तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी लो होगा, और कंसंट्रेशन लो कब होगी, जब वॉल्यूम बढ़ेगा। इसका मतलब वॉल्यूम के हुआ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और कंसंट्रेशन के हुआ आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नंबर 2 लो जो आपके पास आता है वो आता है आपका वांट ऑफ टेम्परेचर लो। इसमें लो में ये कहा गया है आपसे कि पाई यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा, अगर हम कंसंट्रेशन एक डेफिनेट कर दें तो उसके बाद में जो पाई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, आपका टेम्परेचर के। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है कौन सी, थर्ड। ठीक है, क्या कहा गया इसमें, इसमें ये कहा गया कि आपने कंसंट्रेशन बिल्कुल डेफिनेट रख ली है, फिक्स रख ली है, तो एक फिक्स कंसंट्रेशन पे या फिक्स डाइल्यूशन पर हमेशा ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो आपका टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब आप क्या करेंगे, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है कौन सी, फोर्थ। ठीक है, पाई किसके प्रोपोर्शनल हुआ, टेम्परेचर के, लेकिन वॉल्यूम में क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जैसे हम यहाँ से हटाते हैं प्रोपोर्शनल का सिंबल तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस टी अपॉन वी, वी को इधर ले आएंगे तो पाई वी इज इक्वल टू क्या हो गया, एस टी हमारे पास आ जाता है कितने के लिए, जब हमने एन की वैल्यू कितनी पुट करी बच्चों, 1 मोल, यानी कि फॉर 1 मोल हमारे पास में ये आ जाएगा। यहाँ पे प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाने पे हमारे पास क्या है, एस, तो ये एस यहाँ पे क्या है आपका सोल्यूशन कांस्टेंट है, क्या है, सोल्यूशन कांस्टेंट। ठीक है, अब अगर हमने ये रखा है 1 मोल के लिए, तो बच्चों में अगर आपसे कहूँ कि यही इक्वेशन आपके n मोल के लिए कितना होगा, तो लिखेंगे फॉर n मोल, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, पाई v इज इक्वल टू एन एस टी। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे s क्या है, s आपका सॉल्यूशन कांस्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं एक डेटा कि सॉल्यूशन कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू सिमिलर होती है किससे, गैस कांस्टेंट से, जो कौन है आपका रिडबर्ग कांस्टेंट यानी कि R। ठीक है, तो जब आपके सॉल्यूशन कांस्टेंट S की वैल्यू ऑलमोस्ट सिमिलर है किससे, रिडबर्ग कांस्टेंट से, तो हम S को R से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है कौन सी, फिफ्थ। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसको किसके साथ, कि ऑस्मोटिक प्रेशर का मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के साथ रिलेशन क्या आएगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या किया हमने क्या कहा, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग आपका ये प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, जितनी मोर कंसंट्रेशन यहाँ पे होगी उतना हमें वो प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। कंसंट्रेशन हमें पता है n इज अपॉन वी होता है, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी तो 1 अपॉन वी, यानी कि वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। वॉन था टेम्परेचर लो हमसे ये कहता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो सेम कंसंट्रेशन पर अगर रखें तो हमें पास ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी यानी टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जैसे हम यहाँ से प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट यानी कि एस, जिसे हम बोल रहे हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट। ठीक है, और सॉल्यूशन कांस्टेंट यहाँ पे अपने जो निकाला वो किसके लिए निकाला, 1 मोल के लिए, तो हम कितने के लिए निकाल लेंगे, n मोल के लिए, तो NST हो जाएगा। सॉल्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो गैस कांस्टेंट से क्या होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, तो हम सॉल्यूशन कांस्टेंट को गैस कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई वी इज इक्वल टू NRT हमारे पास आ जाता है। फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम इसे कंटिन्यू करते हैं। देखिए आगे, देखिए इसके बाद हम निकालते हैं रिलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर विथ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, हमने क्या निकाला था अभी तक, पाई वी इज इक्वल टू होगा आपका NRT। अब आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे n क्या है, n है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और सबको पता है नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं बच्चों,
N2 इज इक्वल टू होता है W2 अपॉन M2, यानी कि गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा नई इक्वेशन, पाई वी इज इक्वल टू N2 की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास W2 अपॉन M2 RT। ठीक है, v को हम वापस इस तरफ ले आएंगे तो पाई हमारे पास कितना आ जाएगा W2 अपॉन M2 VRT। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है बच्चों, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना हमारे पास में M2, तो M2 को ले जाएंगे इस तरफ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा M2 इज इक्वल टू W2RT अपॉन पाई V। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, यानी हमने इस इक्वेशन में भी क्या कैलकुलेट कर लिया है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो हमने हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में निकाला था। ठीक है, तो हमारा टारगेट हमें पता लग गया है कि हर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट करना होता है, जो हमने कर लिया है। ठीक है, अब फटाफट से देख लीजिए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल। देखिए न्यूमेरिकल क्या है आपके पास, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर M/10 solution of urea at 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, यहां पर आपको ये R यानी रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 0.0821। ये हमारे पास कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, R रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हमें गिवन है। तो क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसके लिए आपको सॉल्यूशन दे रखा है किसका, यूरिया का, जो कितने का हमारे पास में M/10 का। तो सीधी सी बात क्या हुई, हमें यहाँ पे कंसंट्रेशन गिवन है। हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या है, पाई इज इक्वल टू, यहाँ से काम कर सकते हैं अपन, देखो इधर v को इधर ले जाइए आप, तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N2 अपॉन VRT हो जाएगा। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने का, पाई इज इक्वल टू N2 अपॉन VRT। लेकिन यहाँ पर देखो डिफिकल्टी क्या है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स यहाँ कुछ गिवन नहीं है, वॉल्यूम का आपको कोई यहाँ पे आइडिया नहीं है, हमें क्या गिवन है, कंसंट्रेशन। तो बच्चों हमें पता है कि N2 अपॉन V नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। तो वी कैन ऑल्सो राइट दिस वन CRT। अब हमें कंसंट्रेशन ऑलरेडी पता है कितनी है हमारे पास में, M/10 को हम लिख सकते हैं 1/10 मोल्स हमारे पास में। ठीक है, R की वैल्यू हमें गिवन है, कितना है 0.0821 हमारे पास है। ठीक है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, जिसको हम चेंज किस में कर लेंगे, कैल्विन में। 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 300 कैल्विन आ जाएगा। तो 300 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको काट लीजिएगा, हमारे पास में जो आंसर आएगा वो पुट कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें लॉजिक इतना सा था कि हमें यहाँ पे गिवन क्या है, कंसंट्रेशन गिवन है, N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वगैरह वॉल्यूम कुछ नहीं गिवन। तो N2 अपॉन V को हम कंसंट्रेशन कंसिडर कर लेंगे और फिर इसकी वैल्यू पुट करके हम फटाफट से इसका आंसर निकाल लेंगे। हमारे पास जो भी आंसर आता है 2.4 समथिंग हमारे पास में आंसर इसका आ जाएगा। यूनिट हम ATM पुट कर देंगे क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसको। हो गया, चलिए देखिए आगे। आंसर कैलकुलेट कर लीजिएगा, 2 पॉइंट समथिंग एटमॉस्फेयर आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, टॉपिक जो हमारा है वो आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। बच्चों इस पे कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है दोनों बोर्ड एग्जाम्स में, व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस एंड राइट वन यूज ऑफ इट। इसका आपसे यूज भी पूछा गया है। तो बच्चों जनरली मैं आपको बता दूं, आप इसे बहुत कॉमनली यूज करते हो अपने घर के अंदर। इसमें से एक पिक कर लीजिए आप R को, और इसमें पिक कर लीजिए O को, यानी कि RO वाटर। हम सभी के घर पे लगा हुआ है आपका RO मशीन, जिसके अंदर हम प्योरीफाई वाटर को ड्रिंक करते हैं। ठीक है ना, इट मीन्स RO जो है एक तरह से क्या है, RO का मतलब यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस से है। अब रिवर्स ऑस्मोसिस टर्म अपने आप में अंडरस्टेबल है। रिवर्स का मतलब जस्ट अपोजिट प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस।
अब हम ऑस्मोसिस के बारे में जानते ही है। ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है कि आपका लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, यानी सॉल्वेंट पार्टिकल्स का सॉल्यूशन की तरफ मूव करना ही क्या है, ऑस्मोसिस। तो बच्चों रिवर्स ऑस्मोसिस कैसे होगा? ऑब्वियसली इट इज द जस्ट अपोजिट प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, यानी यहाँ पे आपका मूवमेंट ऑफ पार्टिकल जो है वो आपका क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर होगा एक तरह से, यानी सॉल्यूशन साइड में से प्रेजेंट सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मूवमेंट जो है वो सॉल्वेंट साइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन किस तरह से होता है, कैसे होता है, वो समझिए फटाफट से। अब देखिए वापस से मैं वही डायग्राम बनाने जा रहा हूँ आपके सामने जो हमने थोड़ी देर पहले बनाया था। ये यहाँ पे आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये आपका कंटेनर है, इसमें आपका पिस्टन, ये है आपका P2 जहाँ पे प्रेशर लगा सकते हैं अपन, और ये प्रेशर P1 है आपका पिस्टन। इसमें हमने बताया था क्या भरा हुआ है, सॉल्वेंट, और इसमें हमने बताया था क्या भरा हुआ है, इसमें आपने क्या फिल किया हुआ है, इस कंटेनर में फिल किया है आपने सॉल्यूशन को फिल किया है। तो बच्चों सॉल्वेंट तो इसमें है और सॉल्यूशन इसमें है। अब मैं तीनों प्रोसेस समझाता हूँ आपको। हमने स्टार्टिंग में कहा था कि जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करते हैं सॉल्यूशन साइड में, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बच्चों ऑस्मोसिस। ऑलरेडी सबको पता है। फिर हमने कहा था कि इस प्रोसेस को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इस पिस्टन से प्रेशर लगाना स्टार्ट करते हैं और एक मिनिमम प्रेशर अप्लाई कर देते हैं पाई। जो प्रेशर मिनिमम पाई होगा आपका, उस प्रेशर पे आपके ये पार्टिकल्स इस साइड मूव करना बंद कर देंगे। यानी जिस प्रेशर पर आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन में मूव करना बंद कर देते हैं, वो प्रेशर जो है वो कहलाता है आपका क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर वो मिनिमम प्रेशर है जो किस तरफ अप्लाई होता है, सॉल्यूशन साइड, जिससे सॉल्वेंट के पार्टिकल इसमें मूव करना बंद कर देते हैं, ठीक है। बट अब हम क्या पढ़ रहे हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि अब प्रोसेस उल्टा होने वाला है। तो देखिए अब क्या होगा, अब हम करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर से भी प्रेशर और इंक्रीज कर देंगे। यानी कि हमने क्या किया, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया टुवर्ड्स सॉल्यूशन साइड। या यूं समझ लीजिए कि हमने अब इस पे जो प्रेशर लगाया है वो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर से भी क्या है, मोर है। तो अगर हम मोर ऑस्मोटिक प्रेशर इस पे अप्लाई करते हैं टुवर्ड सॉल्यूशन साइड, तो अब होगा क्या, होगा इतना सा कि ये पार्टिकल्स तो पहले ही बंद हो चुके थे इस तरफ आना, क्योंकि ये तो ऑस्मोटिक प्रेशर पे ही क्लोज हो जाता है। तो अब तो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ऊपर का प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं टुवर्ड सॉल्यूशन साइड। तो अब होगा ये कि सॉल्यूशन में से जो पार्टिकल्स सॉल्वेंट के हैं किसके, सॉल्वेंट के, क्योंकि हमें पता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू केवल यही पार्टिकल्स मूव कर सकता है, सॉल्यूट तो मूव करेगा नहीं। तो इसमें प्रेजेंट सॉल्वेंट के पार्टिकल जो है वो बच्चों इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और जब आप मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करते हैं टुवर्ड सॉल्यूशन साइड, बाय विच द मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्यूशन स्टार्ट टुवर्ड्स द सॉल्वेंट साइड, तो उस प्रोसेस को बच्चों हम क्या कहेंगे, RO, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस। समझिए एक बात, अपने घर पे जो मशीन होती है वो RO मशीन है, उसमें भी यही प्रोसेस होता है आपका, ठीक है। क्या होता है उसमें भी, हमारे जो मतलब अपर साइड से जो टंकी वगैरह होती है उनमें पानी जो होता है वो कैसा होता है आपका, पॉल्यूटेड पार्टिकल्स होते हैं उसमें, यानी कि सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं। मान लीजिए इट मे बी इट इज सॉल्ट, इट मे बी सैंड पार्टिकल, कुछ भी मान लीजिए आपका यहाँ पे है। तो एक तरह से उसे हम क्या मान रहे हैं, सॉल्यूशन मान रहे हैं, जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी हैं और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी हैं। अब क्या कर रही है वो मशीन जो है वो आपका मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई कर रही है, जिससे क्या हुआ, सॉल्ट सैंड के पार्टिकल्स तो इस तरफ रह जाते हैं और केवल प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल जो है वो अपने पास आ जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस का सबसे बड़ी मेन एप्लीकेशन या मेन यूज है वो क्या है, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, या लिख सकते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ सलाइन वाटर, यानी सॉल्ट वाटर, ठीक है बच्चों। तो ये सबसे बड़ी इसकी मेन एप्लीकेशन होगी। अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, सिंपल सा है, जो जो हमने पढ़ा है देखा है उसे को डेफिनेशन बना सकते हैं। अपन क्या बोलेंगे, द मोर प्रेशर, यस यू कैन से द मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज अप्लाइड टुवर्ड्स सॉल्यूशन साइड। किस साइड अप्लाई किया, सॉल्यूशन साइड। बाय विच, उससे हुआ क्या, बाय विच solvent particles from solution move towards the solvent
through SPM membrane यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस. सिंपल जो डेफिनेशन है एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ मैं. मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर यानी ऑस्मोटिक प्रेशर से ऊपर का प्रेशर या इससे इंक्रीज किया हुआ प्रेशर विच इज अप्लाइड टुवर्ड्स सॉल्यूशन साइड बाय विच सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्यूशन मूव्स टुवर्ड्स द सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस. समझ गए बच्चों? चलिए अब फटाफट से यहाँ पे एक पॉइंट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं. कभी कभी हमसे एक डेफिनेशन पूछ जाती है, व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन. क्या पूछा जाता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में भी पूछा जाता है कभी कभी हमसे कि व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन. एक वर्ड है यहाँ पे आइसो का मतलब क्या होगा बच्चों? सेम होगा. यानी कि हमारे पास मान लीजिए दो सॉल्यूशन है, एक तो ए है एक बी है. अगर इन दोनों सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई क्या हो जाए बच्चों? सेम. तो ऐसे दोनों सॉल्यूशंस को हम क्या कहेंगे आपस में कि दीज आर आइसोटोनिक टू ईच अदर. यानी दो सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक. ऐसे कोई भी टू और मोर सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो? सेम. यानी जिनमें दोनों ही तरफ प्रेशर अप्लाई करने पे सेम प्रेशर पे आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टॉप हो जाए. ठीक है. यानी जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो बच्चों? सेम हो, तो उसे कहेंगे आइसोटोनिक. जितने भी आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन भी क्या होती है? हमेशा सेम ही होती है. क्योंकि जब मोलर कंसंट्रेशन सेम रहेगी, मैंने बताया था ना, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, मान लो किसी कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई तो फिर बच्चों उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा. क्योंकि हमने पढ़ा है बॉयल्स लॉ में कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन. तो ज़रूरी है कि दोनों सॉल्यूशंस की मोलर कंसंट्रेशन भी सेम हो और उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम हो. तो टू सॉल्यूशंस विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन. बट अब देखो यहाँ से दो डेफिनेशन और निकल के आएंगी बच्चों आपके सामने. अगर मान लीजिए दोनों में से ए और बी में से किसी एक का ऑस्मोटिक प्रेशर हाई हो, यानी पाई osmotic pressure of A component is higher than osmotic pressure of B, then A solution जो है उसे तो हम बच्चों क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक. क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे. ठीक है. और अगर ये हुआ कि पाई बी का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो इसे बोलेंगे बच्चों हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक. तो समझ गए मेरी बात को कि दो सॉल्यूशंस आपके पास हैं, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम हुआ तो बोलेंगे आइसोटोनिक. दोनों में से किसी एक का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हाई हुआ तो हाई वाले कंपोनेंट को लो वाले के कंपैरिजन में कह देंगे हाइपरटोनिक है भैया ये तो. ठीक है. और अगर जिस कंपोनेंट का या जिस सॉल्यूशन का आपका ऑस्मोटिक प्रेशर लो है उसे हायर के कंपैरिजन में कह देंगे कि दिस सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक. तो अगर हम कोई भी दो सॉल्यूशन को कंपेयर करें, किसी एक का ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है तब तो वो है हाइपरटोनिक, जिसका लो है उसे बोलेंगे हाइपोटोनिक. लेकिन अगर दोनों ही सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहा तो उसे कहा जाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन. क्लियर है चीज़ आपको? स्क्रीनशॉट जो लेना ले लीजिए फटाफट से. इसके बाद आपको एक न्यूमेरिकल और करवा देते हैं. चलिए देखिए, अब लेते हैं कोई न्यूमेरिकल जो आपका है आइसोटोनिक सॉल्यूशन पे बेस्ड है. कैसे करेंगे समझिए इस चीज़ को. अगर आपको डेफिनेशन सही से आती है तो आप न्यूमेरिकल करने में भी कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए. देखिए फटाफट से, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब मैंने आपको समझा दिया है. कोई भी टू सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा है? सेम है. तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल फटाफट से देख लेते हैं. न्यूमेरिकल क्या है आपका? द ऑस्मोटिक न्यूमेरिकल क्या है आपके पास में? द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4% यूरिया इज isotonic with 12% of another compound A. समझिए क्वेश्चन क्या है.
एक आपको 4% का ऑस्मोटिक प्रेशर का यूरिया का सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, यू हैव गिवन 4% ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर यूरिया सॉल्यूशन, ठीक है। यूरिया का फॉर्मूला मैं आपको यहाँ बता देता हूँ क्या होता है, आपको पता भी होगा, NH2CONH2, ठीक है। इसका मोलर मास अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 60 बच्चों मोलर मास, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिएगा, नाइट्रोजन का 14 हो जाएगा 28, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 4, निकाल लीजिए 60 आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन को थोड़ा समझिए, क्या क्वेश्चन आपके पास में, क्वेश्चन ये है कि यूरिया सॉल्यूशन जो आपको दिया गया है उसका 4% पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, 4% क्या है, इसकी कंसंट्रेशन है, इस पे जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो किसी दूसरे कंपाउंड ए के 12% के साथ कैसा है, आइसोटोनिक है। कैसा है, आइसोटोनिक, यानी वहां पे इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम, ठीक है। देन कैलकुलेट मोलर मास ऑफ ए, यानी अब आपको कंपाउंड ए का मोलर मास पता करना है कि वो कंपाउंड कौन है। एक्चुअली यूरिया का तो हमें मोलर मास निकाल लिया है, हमें दिया गया है कि यूरिया है, यूरिया का फॉर्मूला हमें पता है, इसका मोलर मास हमें पता है, इसकी हेल्प से अब आपको क्या निकालना है, कंपाउंड ए का मोलर मास क्या रहेगा। तो देखिए फटाफट से, ऑस्मोटिक प्रेशर एट 4% ऑफ यूरिया, 4% यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, हमें फॉर्मूला पता है ऑलरेडी, पाई इज इक्वल टू क्या होता है, W2/M2RTV, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। हमें पता था N2/V होता है, N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो W2/N2 हो जाएगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो देखिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, देखिए क्वेश्चन समझ में आया आपको, 4% यूरिया का सॉल्यूशन जो है वो आइसोटोनिक है 12% ऑफ कंपाउंड ए के साथ। अब हमें ये नहीं पता कंपाउंड ए क्या है, तो उसका हमें मोलर मास निकालना है। तो सबसे पहले हमने यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना चाहा कि यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर 4% पे कितना होगा, तो इतना होगा। W2 क्या है, गिवन मास, गिवन मास हमें पता है, ये मान लीजिए हमारे पास कितना है, 4% का है, तो पाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 इंटू R हमें पता है, कॉन्स्टेंट है, T रख लेते हैं, ठीक है। M2 मोलर मास कितना है हमारे पास, 60 है, ठीक है। और वॉल्यूम हम कितने मान लेते हैं, इसको 100 में मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को, 1000 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, क्योंकि ml है, उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, ये हमारे पास किसका आ गया, पाई 4 यूरिया। अब हमें ये निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर एट 12% फॉर कंपाउंड ए, तो वो कितना होगा देखिए थे, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 12% ऑफ कंपाउंड ए, तो पाई फॉर कंपाउंड ए हमारे पास कितना हो जाएगा, W2 यानी कि गिवन मास कितना परसेंट गिवन है, हमको 12 मान लेते हैं, ठीक है, इंटू R इंटू T अपॉन M2 में पता नहीं, ये हमें निकालना है, ठीक है। M2 इंटू वॉल्यूम, इसको कितना मान लेते हैं, 100 में मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1000। अब हमें जो हिंट यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है कि बोथ द सॉल्यूशन एट दिस परसेंटेज एज आइसोटोनिक विद ईच अदर। अब बच्चों आइसोटोनिक की डेफिनेशन मैंने क्या बताई आपको कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस हैं जिनमें दोनों सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो क्या बोलेंगे, एट आइसोटोनिक पाई यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया हमेशा क्या होगा, इक्वल पाई ऑफ ए के, यानी कंपाउंड ए के ऑस्मोटिक प्रेशर के। तो इक्वेशन 1 मान लेते हैं ये, और ये इक्वेशन मान लेते हैं 2, तो दोनों के पाई पाई जो है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल, तो इक्वल रख लेंगे, तो रखेंगे 4 इंटू R इंटू टी अपॉन 60 इंटू 100 इंटू 1000 इज इक्वल टू 12 इंटू R इंटू टी इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू 100। जो कट रहा है उसे काट दीजिए, R से R, T 100,000, ये लो। हमारे पास क्या बच गया बताओ, हमारे पास जो बच गया है वो ये बच गया है, इस साइड में बच गया 4/60, इस साइड बच गया हमारे पास 12/M2। हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें मोलर मास निकालना है कंपाउंड ए का, यानी कि M2। तो M2 को निकालेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, M2 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 इंटू 60। तो M2 कितना आ जाएगा हमारे पास में, 12 इंटू 60 डिवाइड बाई 4,
कितना आ जाएगा 360 इंटू 3 यानी कि 180 ग्राम। और आपको पता होगा 180 ग्राम जो होता है वो किसका मोलर मास होता है, वो होता है आपका ग्लूकोज का, C6H12O6 का निकाल के देख लीजिएगा। 6 इंटू 16 और 6 इंटू 6, हाँ ये 180 के आसपास हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आसान था। हमें हिंट जो मिली वो मिली आइसोटोनिक की, तो हमने पहले 4% के हिसाब से इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लिया, 12% के हिसाब से इसका ऑस्मोटिक प्रेशर देख लिया। आइसोटोनिक सॉल्यूशन थे आपस में, इसका मतलब दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होंगे, सेम, दोनों को इक्वल रखा, इक्वल रख के हमने इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लिया है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। केवल इस चैप्टर में हमारा केवल एक टॉपिक रह गया है आपका, वो है आपका एबनॉर्मल मोलर मास या वोंटा फैक्टर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्यूशन का, इस चैप्टर का। ठीक है, तो इसमें भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।